बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को, वो तमाम टर्मिनोलॉजीज या चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ एसोसिएट हैं और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बात इलेक्ट्रिक करंट से। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट का जो मतलब होता है वो होता है फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो। तो इलेक्ट्रिक करंट से मुराद होते हैं हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मटेरियल्स के अंदर होते हैं, हम उनको पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हमारे घरों के अंदर ये जो तारों के जरिए हमें बिजली मिल रही होती है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो इन वायर्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ जो करंट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके जी, इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं फ्लो रेट ऑफ चार्जेस। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके जी, इसके बारे में इसका जो यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं। इसका यूनिट जो है वो 1 एम्पेयर कहलाता है। इस यूनिट को कैसे बनाया गया? हम जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जो चार्ज का यूनिट होता है दैट इज अ कूलम, और टाइम का जो ऐसा यूनिट है दैट इज अ सेकंड। तो इसका जो यूनिट बन जाता है दैट इज कूलम पर सेकंड, CS पर सेकंड, जिसको हम 1 एम्पेयर भी कहते हैं। ए से इसको डिनोट करते हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास है वोल्टेज। तो वोल्टेज को एक्सप्लेन करने के लिए लुक आउट दिस इमेज, यू कैन सी कि ये जो साइक्लिस्ट है जब यहां पे से नीचे मूव करता है तो ये जो एनर्जी इसको मूवमेंट के लिए प्रोवाइड की है दैट इज ड्यू टू दिस स्लोप। इसी तरह आप यहां पर देखें, घरों के अंदर जो हम पानी की सप्लाई होती है, जो वाटर टैंक हमने छत पर लगाया होता है, उसको ऊपर रखने का मकसद क्या होता है? ताकि उस पानी को एनर्जी मिल सके फ्लो करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंस आता है, जैसे यहां पे हाइट का डिफरेंस है, वो हाइट का डिफरेंस इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। सिमिलर इज द केस विद इलेक्ट्रिक करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली वो डिफरेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम वोल्ट V से डिनोट करते हैं। तो इसको V से हम जाहिर करते हैं, और इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन जो बनती है, वोल्टेज इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो याद रखिए कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है या करंट पास नहीं कर सकता। जो हमारे पास बैटरीज होती हैं अमूमन 3 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 24 या 48 वोल्ट की, तो असल में उन दो टर्मिनल्स, बैटरी के उन दो टर्मिनल्स के दरमियान वो 12 वोल्ट या 8 वोल्ट या 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके अंदर जो वो करंट फ्लो करता है। और जब हम कहते हैं कि बैटरी खत्म हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, तो एक्चुअली उन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो चुका होता है, दोनों तरफ का चार्ज जो है वो बैलेंस हो चुका होता है। इस वजह से उसके अंदर जो है मजीद करंट फ्लो नहीं करता। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही वो मेजर काज है, वोल्टेज ही वो मेजर काज है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने का बाइस बनता है। जो इसका यूनिट है दैट इज अ वोल्ट, और इसको जूल पर कूलम भी कहते हैं। ये वोल्ट इसका जो यूनिट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास जो बिजली गिरती है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 300 मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, 300 मिलियन वोल्ट्स, और ऑलमोस्ट 30,000 ऑफ एम्पेयर्स जो करंट है वो उस एक स्ट्राइक के दरमियान जो जमीन के अंदर फ्लो कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो होता कुछ ऐसे है कि अगर आप एक कंडक्टर के अंदर, ये फर्ज करें एक वायर है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करना चाह रहा है, बट रास्ते में क्या है? रास्ते में इसके एटम्स हैं,
उस मटेरियल के जिस मटेरियल से ये कंडक्टर बना हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से इसको रेजिस्टेंस आएगी, इसको चलने में मुश्किल आएगी, करंट को फ्लो करने में मुश्किल आएगी, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक्चुअली रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो सलाहियत होती है जो उसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस या रुकावट पेश करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम R इज इक्वल टू V ओवर I से रिप्रेजेंट करते हैं। पर वोल्ट कितने एम्पेयर करंट गुजर रहा है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट यूनिट जो है इसका रेजिस्टेंस का, दैट इज 1 ओहम। ये 1 ओहम कैसे बना है, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट और उसके नीचे है करंट। तो वोल्ट का जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट, और करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर, और इसको हम ओहम भी कहते हैं। और ओहम का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है। अगर हम इस ओहम को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ओहम क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ऐसा कंडक्टर जिसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा हो तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम होगी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर क्या, रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो स्पेसिफिकली करंट को कंट्रोल करने के लिए बनी होती है। उसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। ये आप कार्बन रजिस्टर देख सकते हैं। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो हम करंट के पाथ पर लगाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ये करंट की वैल्यूज को कम करते हैं, करंट को गुजरने में उसके जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाते हैं ताकि करंट को कंट्रोल किया जा सके और जिस भी डिवाइस के साथ लगे उसको रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो करंट दिया जा सके। ओके जी, आगे आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट at which the electrical energy is used in a circuit। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? किसी भी डिवाइस की वो एबिलिटी है कि वो किस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक इस्त्री है, वो अगर 1000 वॉट की है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है। और इसी तरह कोई बल्ब है वो 12 वोल्ट का है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो एनर्जी इस्तेमाल करने का जो रेट है वो कम है। तो इलेक्ट्रिकल पावर एक्चुअली किसी भी डिवाइस का वो रेशियो है जिसके तहत वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है। और ये कैसे आता है? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस। जो पावर है अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसमें से गुजरने वाले करंट को और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस V है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो यूनिट होता है वो वॉट होता है। यूनिट का जो पावर का जो यूनिट है वो वॉट कहलाता है। जैसे अब कहते हैं एयर ड्रायर जो है वो 2000 वॉट का है, बल्ब जो है वो 30 वॉट का है, इस्त्री जो है वो 1000 वॉट की है। तो वो एक्चुअली ये वॉट्स ये बता रहे होते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो अप्लायंस जो है वो पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो घर के अंदर घर की वायरिंग को या जो पर्सन्स हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फर्स्ट वन, उसमें जो 2 मेजर चीजें हैं दैट इज फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूज की। तो फ्यूज असल में एक बारीक वायर होती है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाली बारीक वायर होती है जिसको एक खास रेटिंग के लिए सर्किट में लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप इसको किसी ऐसे सर्किट में लगाते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल 50 एम्पेयर करंट तक गुजरने की सलाहियत है। अब अगर 50 एम्पेयर से ज्यादा करंट गुजरेगा तो ये वायर गर्म होकर टूट जाएगी, विच इंडिकेट्स दैट कि ये जो फ्यूज है वो उसको ओवरलोड होने से बचाएगा। इसकी ये जो बारीक सी वायर है वो पिघल जाएगी और सर्किट को और अप्लायंसेस को महफूज रखेगी। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास अर्थ वायर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। याद रखिए कि इस वक्त जो सबसे बड़ा ग्राउंड लेवल है दैट इज अर्थ। तो करंट को पास करवाने के लिए सबसे जो इजीएस्ट पाथ उसको मिलेगा वो अर्थ है। अगर हम किसी वायर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें तो इट्स जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस फ्री पाथ फॉर द करंट। तो अगर हम किसी वायर को अर्थ के साथ कनेक्ट करें तो वो करंट के गुजरने के लिए सबसे आसान रास्ता है। और याद रखें करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जिसकी रेजिस्टेंस
कम हो। तो इसलिए जो हमारा 3 प्लग सिस्टम है, वो प्लग जिसके अंदर 3 वायर्स लगी होती है, एक पॉजिटिव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है, और जो तीसरी वायर होती है वो ग्राउंड की वायर होती है। वो वायर हम किसी भी तरह समहाउ अटैच करते हैं विद द ग्राउंड, जिसकी वजह से वो जो पूरा सर्किट है, वो जो पूरा सिस्टम है, वो सेफ और सिक्योर रहता है। यहां पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये आपके पास वायर की जो 3 लाइंस हैं, उनमें से ये जो एक लाइन है ये न्यूट्रल की है, दूसरी जो लाइन है इसके अंदर हमने फ्यूज लगाया हुआ है, और ये हमारे पास अर्थ की एक वायर है, और ये केबल ग्रिप है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो अर्थ की वायर है ये एक्चुअली जमीन के साथ कनेक्टेड होती है, जो ओवरलोडिंग की वजह से अप्लायंस को महफूज रखती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो हैजर्ड्स एसोसिएट है, तो शॉक लगना एक बड़ा कॉमन हैजर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर होता है कि अगर एक पर्सन की जो बॉडी है वो अर्थ के साथ और सर्किट के साथ अटैच हो जाए, या किसी ऐसी वायर के साथ अटैच हो जाए जिसकी इंसुलेशन डैमेज है, तो उसको करंट जो है वो लग सकता है। हेल्थ हैजर्ड जो नुकसानदेह भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि करंट जो है, करंट का वैल्यू कितनी है जो उसको लग रही है, वो डिफाइन करेगी कि उस बंदे को कितना जो है वो नुकसान हो सकता है। तो आप इसको किस तरह बच सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से, कि आप रबड़ के जो ग्लव्स हैं, रबड़ सोल शूज हैं, उनको इस्तेमाल करें, रबड़ ग्लव्स को इस्तेमाल करें, जो वायर्स हैं उनको पानी से दूर रखें, उनकी इंसुलेशन को प्रॉपर करें, ओवरलोड जो है वायर्स को मत होने दें। ये वो चीजें हैं जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से सेव रखती हैं। उसमें यहां पर आप देख सकते हैं, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लायंसेस बिफोर स्टार्टिंग रिपेयर। अगर आप किसी अप्लायंस को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्विच जो है वो निकाल दें। देन प्लग्स दैट हैव एन अर्थ पिन, वो ऐसे प्लग्स इस्तेमाल करें जिसके अंदर अर्थ पिन हो, ताकि जब अर्थ के साथ वो वायर एक अटैच होगी तो आप सेफ रहेंगे। डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और केबल्स टू कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक केबल या अप्लायंस को पानी के साथ कभी भी टच ना होने दें। डू नॉट हैव अ लॉन्ग केबल ट्रेलिंग अक्रॉस अ रूम। कमरे के अंदर जो लंबी लंबी केबल्स है वो बिखरी हुई ना हो, ताकि किसी तरह का भी नुकसान ना हो सके। उसके बाद आ जाता है जी फायर रिस्क। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आग लगने का बायस भी बन सकती है। किस तरह से, आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उनके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन हुई होती है, तो जब वायर के अंदर से करंट बहता है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस वो हीट अप हो जाता है, और इस हद तक भी हीट अप हो सकता है कि उसके ऊपर जो प्लास्टिक की इंसुलेशन है वो जलने लगे, तो वो एक आग पैदा कर सकती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उससे बचने का तरीका क्या है कि हमेशा जो हाई रेटेड पावर लाइंस है वो इस्तेमाल करें, ऐसी केबल्स इस्तेमाल करें जो इंसुलेशन जिनकी अच्छी होती है, और उसके बाद यूज के मुताबिक केबल इस्तेमाल करें। अगर आप हैवी अप्लायंस को यूज करना चाह रहे हैं तो केबल भी हैवी इस्तेमाल करें, अगर आप छोटी अप्लायंस यूज करना चाह रहे हैं तो केबल्स को भी छोटा इस्तेमाल करें। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। जैसा कि वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, ये एक ऐसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है इलेक्ट्रिसिटी के साथ एसोसिएट, कि जब आप किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करवाते हैं तो उस करंट के गुजरने की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो इन दिस केस ये जो मटेरियल है ये एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, और इस तरह के मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर काम करता है, क्योंकि जिस भी वायर में से करंट गुजरता है एक्चुअली उस करंट के गुजरने की वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये एक एक्सीडेंटली ये चीज डिस्कवर हुई थी जब एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हैनस क्रिश्चियन, वो एक अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके जो करंट कैरिंग एक कॉइल है उसके पास एक कंपास पड़ी हुई थी, तो जब उसमें से करंट गुजरता था तो कंपास की निडल जो है वो मूव करती थी। तो उनसे उन्होंने रिजल्ट डिड्यूस किया कि कोई भी वायर जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है वो एक्चुअली एक मैग्नेट के तौर पर काम भी करती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दिया गया है। अब यहां पर देख सकते हैं ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। इस कॉइल में से जब करंट पास करेगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो आप आगे फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से ग्रैस्प करें कि आपका जो थंब है वो इंडिकेट करे करंट के डायरेक्शन को, तो आपके जो फिंगर्स हैं जिस तरफ को कर्ल होंगी वो असल में डायरेक्शन बताती हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड की। इसको राइट हैंड रूल बोलते हैं, जो आप फर्दर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। अगर आप खुद से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी आयरन रॉड लें, उसके ऊपर जो है वो वायर को इस तरह से कॉइल करें और उसको बैटरी के साथ अटैच करें। तो ये जो इसके अंदर आयरन रॉड है, इस करंट के गुजरने की वजह से एक कंडक्टर, एक मैग्नेट बन जाएगी, और जब तक ये करंट पास करता रहेगा तब तक ये जो आयरन कोर है ये मैग्नेटाइज्ड रहेगी। और इसका जो मैग्नेटिज्म है वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पर। जितने कॉइल्स के टर्न ज्यादा होंगे उतना मैग्नेट स्ट्रांग बनेगा, और जितना ये इलेक्ट्रिसिटी सोर्स स्ट्रांग होगा उतना ही ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उतना ही स्ट्रांग बनेगा। ओके जी, आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक नेल के अराउंड जो करंट है वो वायर है उसको लपेट कर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो घर पर बना सकते हैं। बट बी रिमेंबर, अगर आप इसके अंदर कोई प्लास्टिक या लकड़ी को इस्तेमाल करेंगे वो मैग्नेट नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के लिए एक मेटल का होना जरूरी है। एक मेटल ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है, प्लास्टिक या लकड़ी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन सकता। ओके जी, एप्लीकेशंस देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो इनका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो स्पीकर्स में होता है। स्पीकर्स को अगर आपने कभी खोल के देखा हो तो स्पीकर के बैक में एक बड़ा सारा परमानेंट मैग्नेट होता है और उसके अंदर छोटी सी कॉइल होती है। उस कॉइल में से जब करंट गुजरता है तो ये बड़े मैग्नेट और छोटे मैग्नेट के कॉम्बिनेशन की वजह से ये वाइब्रेशन इसमें प्रोड्यूस होती है और ये स्पीकर जो है वो आवाज को पैदा करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की बेस पर जो मैग्नेटिज्म है यही बायस बनता है स्पीकर के अंदर आवाज प्रोड्यूस करने का। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, यहां पर एक और चीज आपको बताता चलूं, जो करंट है आपको पता है जो अल्टरनेटिंग एसी करंट होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। उसके अंदर पॉजिटिव साइकिल भी आते हैं और उसके बाद नेगेटिव साइकिल्स भी आते हैं। अब ड्यू टू चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह से जो कॉइल के पोल्स हैं मैग्नेट के, नॉर्थ और साउथ पोल हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है जिसको हमने बनाया, तो जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो इस तरफ इसका नॉर्थ पोल है, इस तरफ इसका साउथ पोल है। लेकिन जैसे ही ये करंट ऑल्टर करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, वैसे इनके पोल्स जो है वो भी चेंज हो जाएंगे। मतलब विद द चेंज इन द करंट जो मैग्नेटिज्म है वो भी चेंज होता रहता है। तो अगर हम यहां पर बात करें इस इलेक्ट्रिक बेल की, तो आप देख सकते हैं ये एक आयरन कोर है जिसके ऊपर जो है वो कॉइल जो वो लपेटी गई है, एक स्विच और बैटरी के जरिए इसको करंट दिया गया है। अब जब इसके अंदर से करंट पास करता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जब करंट पास होता है। और जब ये चीज मैग्नेट बनती है तो वो ये इस पतरी को अपनी तरफ खींचती है। जब अपनी तरफ खींचती है तो आगे ये जो हैमर है इस गोंग के साथ टकराता है और आवाज पैदा होती है। बट इसके खींचने की वजह से इनका कनेक्शन यहां पर खत्म हो जाता है। जब कनेक्शन खत्म होता है ये डीमैग्नेटाइज हो जाती है और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से पतरी वापस अपनी जगह पर आ जाती है। फिर करंट गुजरता है, फिर मैग्नेटाइज होता है, ये फिर उसकी तरफ जाती है, हैमर फिर स्ट्राइक करता है। इस तरह की ये कंटिन्यूस एफर्ट की वजह से, इस कंटिन्यूस स्ट्राइक की वजह से जो बेल है उसके अंदर आवाज पैदा हो जाती है, विच इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके जी, दैट्स इट फॉर द सेशन। आज के सेशन में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के मुताल्लिक जो एक बेसिक चीजें वो मैंने आपको बताई हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओके जी, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, Which of the following energy conservation take place in a battery operated flashlight? कि एक फ्लैश लाइट के अंदर, बैटरी ऑपरेटेड फ्लैश लाइट के अंदर जो एनर्जी चेंज हो रही है वो किस तरह से हो रही है। तो एक्चुअली उसका जो सही ऑर्डर है वो ये है कि बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट के अंदर। उसके बाद द यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पेयर। करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है। उसके बाद बल्ब इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल। कि अगर आप एक बल्ब को एक वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच करते हैं और जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो क्या होगी, तो ऑब्वियसली बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो वोल्टेज के इंक्रीज होने से इंक्रीज होगी। देन वी हैव द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेजिस्टर इज। रेजिस्टर का क्या काम होता है, तो रेजिस्टर जो है वो करंट को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है और करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। Then the wire made from which of the following material is a conductor? कि ये जो मटेरियल्स दिए गए हैं इनमें से किस
मटेरियल की जो वायर है वो कंडक्टर होगी, ग्लास है, रबड़ है, गोल्ड है, सिलिका है, तो ऑब्वियसली यहां पर जो मेटल है गोल्ड सिर्फ यही एक इन बाकी सब के निस्बत कंडक्टर होगी। ऑल्दो कि जो गोल्ड है वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है, बट इट्स स्टिल अ कंडक्टर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच मेल्ट्स इफ करंट एक्सीडेड अ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, कि अगर एक करंट जो है एक फिक्स वैल्यू से एक्सीड करता है तो इलेक्ट्रिक वायर मेल्ट हो जाती है। तो ये सारा काम किसके अंदर होता है? तो ये काम होता है फ्यूजेस के अंदर, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ सर्किट अगेंस्ट ओवरलोड, के मदद झैल में से कौन सी डिवाइस है जो सर्किट को ओवरलोड होने से बचाती है? तो हीटर, फ्यूज, लैंप या स्विच। तो फ्यूज ऐसी डिवाइस है जो सिस्टम को या सर्किट को ओवरलोड होने से बचाती है। 8th इज टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, द अर्थ पिन ऑन अ 3-पिन प्लग इज कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ द डिवाइस, के जो 3-पिन प्लग है उसका जो अर्थ वाली वायर है वो डिवाइस के किस हिस्से के साथ होती है? तो एक्चुअली ये मेटल केस के साथ अटैच होती है, ताकि अगर एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिक लीकेज होती भी है तो वो इलेक्ट्रिक लीकेज अर्थ वायर के जरिए अर्थ को ट्रांसमिट हो जाए और सर्किट और उसको यूज करने वाले यूजर्स जो है वो सेफ रहें। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट कोर मटेरियल शुड बी, कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल की जो स्ट्रेंथ अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट मटेरियल होगा? दैट इज आयरन। आयरन बेस्ट मटेरियल है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस विच इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड, कौन सी इनमें से डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनी है? दैट इज अ डोरबेल। डोरबेल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनी होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के मुतालिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। होपफुली सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशन को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकती हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।